in which to go based on given parameters. इसकी सिंपल वर्डिंग में वो इस चीज को कहता है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या करता है, आपके फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, हदायत का जो बहाव होता है, हदायत का जो फ्लो होता है एग्जीक्यूट होने के दौरान, जो आपके इंस्ट्रक्शंस का जो फ्लो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। जिस तरह हम नहर को देखते हैं, हम दरिया को देखते हैं, दरिया में पानी बह रहा है तो ये एक किसी ना किसी फ्लो की सूरत में बह रहा है। तो आपकी एग्जीक्यूट होने का क्या फ्लो है, आपकी एग्जीक्यूशन पहले किसके पास जाएगी, आपकी एग्जीक्यूशन बाद में किसके पास जाएगी, आपकी एग्जीक्यूशन कर क्या रही है, ये तमाम की तमाम चीजें आपकी कंट्रोल स्ट्रक्चर में आती है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर को अगर फर्दर देखा जाए तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की कुछ टाइप्स आती है। टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर में कहता है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब आपके पास नंबर 1 पे बात आ जाती है सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर की। तो सिक्वेंशियल का मतलब होता है कि वो वाला स्ट्रक्चर जिसपे आपके पास एक सीक्वेंस हो, वो वाला स्ट्रक्चर जिसपे आपके पास किसी ना किसी भी चीज का कोई ना कोई सीक्वेंस हो। सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि आप क्लास में, इसकी मैं सिंपल सी एग्जांपल ये देता हूँ कि क्लास में जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स की तादाद होती है और जो स्टूडेंट्स के जो नंबर्स होते हैं, वो आपके एक सीक्वेंस फॉर्म में होते हैं कि ऑलवेज 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद आपका 3 आता है। जिस तरह ये डायग्राम बनी है, अगर आप इसको देखो तो लिखता है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 के बाद आ रहा है आपके पास स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 के बाद आ रहा है आपके पास स्टेटमेंट 3। अब ये किस फॉर्म में चले हैं, आपके सीक्वेंस की फॉर्म में चले हैं कि सबसे पहले आपके सीक्वेंस 1 पे काम होगा, सीक्वेंस 1 पे काम होने के बाद आपका सीक्वेंस 2 पे काम होगा, सीक्वेंस 2 के बाद आपका सीक्वेंस 3 पे काम होगा। तो सेम एज इट इज में कहता है कि जो फर्स्ट टाइप आती है मेरे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर की, वो है सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर की, कि डेटा आपका आ रहा है वो, और वो आ रहा है आपका सीक्वेंस की फॉर्म में। दिस इज द फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप में कहता है कि एक आती है मेरे पास टाइप सिलेक्शन स्ट्रक्चर की। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर में मेरे पास आ जाती है एक कंडीशन आ जाती है, एक स्पेसिफिक टर्म आ जाती है कि अगर तो मेरी कंडीशन ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पर ट्रू और फॉल्स की बात होती है। मैंने क्लास में भी एक एग्जांपल एक दफा नहीं कई दफा ये दी हुई है कि एक स्टूडेंट के पास होने की जो पॉसिबिलिटीज होती है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को हम चेकआउट करेंगे। अच्छा, तो सेकंड टाइप में बात कर रहा था, आपके पास जो आपकी टाइप चलती है वो थी आपके पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर की। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर का मैं ये कह रहा था कि अब यहाँ पर आपके पास कोई ना कोई कंडीशन होती है कि अगर, तो मैंने ये क्लास में भी एग्जांपल आपको कई दफा दी है कि जो एक स्टूडेंट होता है, अब उसकी दो पॉसिबिलिटीज ज्यादा कंसिडर होती है। अब वो दो पॉसिबिलिटीज कौन सी हैं, या तो स्टूडेंट पास हो सकता है या फिर स्टूडेंट फेल हो सकता है। अब ये पॉसिबिलिटी है या तो वो पास होगा या फिर वो फेल होगा। तो अब ये एक कंडीशन लगा दी है। इसकी और सिंपल सी एग्जांपल कि बोर्ड ऑफिस में एक रूल ये आता है कि अगर स्टूडेंट के नंबर 33 है या 33 से ज्यादा है तो फिर वो वाला स्टूडेंट पास होगा। अगर किसी के स्टूडेंट 33 से कम है तो वो वाला स्टूडेंट आपका पास कंसिडर भी नहीं होगा। तो ये एक कंडीशन लगा देते हैं बोर्ड ऑफिस वाले। दिस इज द सिलेक्शन स्ट्रक्चर कि अगर तो आपकी कंडीशन ट्रू होगी, अगर तो कंडीशन ट्रू होगी फिर आपकी इस वाली स्टेटमेंट पे काम होगा। अगर कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट पे काम भी नहीं होगा। ये आपके पास एक सेकंड टाइप थी कंट्रोल स्ट्रक्चर की। नंबर 1 पर आपके पास टाइप थी, वो थी आपके पास सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर। सेकंड नंबर पे बात आ जाती है आपके पास, वो होती है आपकी सिलेक्शन स्ट्रक्चर। और तीसरे नंबर पे बात आ जाती है आइटरेटिव स्ट्रक्चर की। आइटरेटिव का मतलब होता है बार बार रेपिटेट करना, बार बार चलना, रेपिटेशंस का आना। एक दफा चेक हो गई। अब यहाँ पर देखो, आप इस वाली कमांड को देखो, वो कहता है, इसका मैंने डेफिनेशन इस तरीके से भी पढ़ाई थी कि आइटरेटिव इज आल्सो कॉल्ड लूप। आपका प्रोग्राम उस वक्त तक चलता जाए, आपका प्रोग्राम आपको आउटपुट उस वक्त तक देता रहे, आपका प्रोग्राम उस वक्त तक रिजल्ट को प्रोड्यूस करता रहे जब तक प्रोग्राम की कंडीशन गलत नहीं हो जाती। जब तक प्रोग्राम की कंडीशन ठीक रहती है तब तक आपका प्रोग्राम आपके सामने आउटपुट को जनरेट करता रहता है। दिस इज कॉल्ड आइटरेटिव या दिस इज कॉल्ड रेपिटेशन एंड दिस इज कॉल्ड लूप।
तो ये जो आपके पास कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर की टाइप्स वाला फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। सेकंड वन में बात आ जाती है और जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट होने जा रही है वो है आपके पास इफ देन की। तो स्टार्टिंग पर अगर मैं इसके सिंटेक्स पे बात करूं थोड़ा सा, तो सिंटेक्स में कहते हैं कि आपके पास इफ देन में आपका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इफ देन हम कहते किसको हैं। अब गौर करो, ये दो लफ्ज हैं, एक इफ है, दूसरा देन है। इफ का मतलब, जी बेटे मैं इफ देन पर आ तो गया हूँ, मैं इसी को भी बताने लगा हूँ, इफ देन को भी बताता हूँ और उसका एक प्रोग्राम भी आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। तो इफ देन स्ट्रक्चर पर मैं आपसे डिस्कशन अभी करने लगा हूँ, तो जरा मेरी बात को गौर से सुनो। तो मैं आपसे मैं आपसे ये कह रहा था, इफ देन से रिलेटेड कुछ डिस्कशन थी मेरी कि इफ का मतलब क्या होता है। इफ देन स्ट्रक्चर, इस इफ देन का मतलब क्या होता है। कहते हैं कि इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा इफ का है, दूसरा हिस्सा मेरे पास देन का है। इफ का लफ्जी मैंने देखा जाए ना, तो इफ का लफ्जी मैंने होता है अगर। अगर ये ठीक है तो फिर आपने ये काम करना है। तो मतलब क्या हुआ, अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो फिर मेरे पास जो देन वाला पोर्शन है उस पे क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूशन हो जाएगी। अगर मेरे पास ये आपका टास्क परफॉर्म होता है तो फिर आपने देन वाले प्रोसीजर को चलाना है। मतलब क्या हुआ, मैं एक कंडीशन देता हूं, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। अगर किसी भी स्टूडेंट के नंबर जो मार्क्स हैं अगर तो 40 या 40 से ज्यादा हैं, तो फिर आपके सामने ये देन वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। फिर वो क्या करेगा, आपको एक मैसेज बॉक्स में शो कर देगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो। आपको यहाँ पे मैसेज शो कर देगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन का आपके सामने मैसेज शो कर देगा। क्या बात कह रहा हूं, मैंने ये बात कही है कि इफ देन स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कंडीशन के चेक होने के बाद आपकी सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट पे काम होगा, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट पर एक लाइन पे काम होगा। अगर तो मेरी स्टेटमेंट ट्रू है, अगर कहते हैं कि अगर स्टूडेंट के नंबर, जरा इस पे अपने फोकस करना है, इस मार्क्स वाली चीज पे। कहता है कि अगर स्टूडेंट के नंबर अगर स्टूडेंट के नंबर 40 या 40 से ग्रेटर हैं, देन आपका उस वक्त एग्जीक्यूट होगा। अगर स्टूडेंट के नंबर 40 या 40 नहीं है, तो जो आपकी देन वाली स्टेटमेंट है उस पे काम आपका नहीं होगा। देन पे वर्क आपका कब होगा, जब आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। अगर स्टूडेंट के नंबर 40 या 40 से बड़े होंगे तो आपके सामने एक मैसेज शो कर देगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस का। अगर स्टूडेंट के नंबर 35 आ जाते हैं, अब वो चेक करता है कि 35 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। वो इस कंडीशन को चेक करता है, क्या 35 40 से बड़ा होता है। अब सबको पता है जी 35 40 से बड़ा नहीं होता। जब 35 40 से ग्रेटर नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सामने ये जो भी मैंने लिखा हुआ है मैसेज बॉक्स डॉट शो, ये आपके सामने इसका जो रिजल्ट होगा वो आपके सामने शो भी नहीं होगा। जी, अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछो कि इफ देन में कोई ऐसी बात जो कि अभी तक आपको समझ में नहीं आई, वो आप मुझसे बेटे अब पूछो कि कोई इशू है तो डिस्कस कर लेते हैं। जी, इसके बाद इसी का एक प्रोग्राम है ये वो आपका, अगर आप देखो ना बुक को ओपन करो, तो बुक का फर्स्ट प्रोग्राम है 5.1 का। 5.1 प्रोग्राम की आपको मैंने कई दफा ये बात कही है कि जब भी आपके सामने कोई ना कोई प्रोग्राम आए तो सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, हम उसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। जब हम उसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे फिर हमें पता चलता है कि हम उससे क्या काम करवाना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद जो मेरे पास फर्दर टॉपिक्स आते हैं उसमें बात आ जाती है इफ देन एल्स स्ट्रक्चर की। उसके बाद वाला जो टॉपिक है मेरे पास वो क्या है, आपके पास इफ देन एल्स स्ट्रक्चर की। इफ देन एल्स में ये बात आ जाती है, अब इसके अंदर दो चीजें हो गई हैं।
इफ में मैंने क्या बात बताई थी कि आपकी ये वाली कंडीशन के चेक होने के बाद आपकी सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट पे काम होगा। अगर स्टूडेंट के नंबर 40 से ग्रेटर हैं, अगर स्टूडेंट के नंबर ये 40 से ज़्यादा हैं, तो आपके सामने मैसेज वो शो कर देगा कांग्रेचुलेशंस का। अगर स्टूडेंट्स के नंबर 40 से बड़े नहीं हैं, जैसे मैंने अभी इधर 35 लिखा था, तो अब स्टूडेंट के नंबर 40 से बड़े नहीं थे, तो आपके सामने मैसेज शो नहीं हो रहा था। अगर इफ वाली मेरी कंडीशन गलत हो जाती है, तो मैं एल्स वाले पार्ट में जाऊंगा और एल्स वाले पार्ट में जाकर अपने मैसेज बॉक्स को क्रिएट करके यहाँ पर मैं लिख दूंगा फेल का। तो अब यहाँ पर होगा क्या, अभी एक सेकेंड। अब यहाँ पर वो देखो, मिसाल के तौर पर अब मैंने नंबर एंटर कर दिया 35। वो सबसे पहले आपकी कंडीशन को चेक करेगा जो इफ में दी हुई है। वो इफ में चेक करेगा, यहाँ पर आकर उसको चेक करेगा क्या 35 बड़ा होता है 40 से। वो कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो 35 होता है वो 40 से ग्रेटर नहीं हो सकता। अच्छा, अब सेकंड कंडीशन वो चेक करता है क्या 35 40 के बराबर होता है। अब उसको ये मिल गया कि नहीं जी 35 40 के बराबर भी नहीं होता। तो मैंने क्या बात कही थी कि अगर इफ वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाए, अगर इफ वाली कंडीशन आपकी गलत हो जाए, तो आपके सामने जो मैसेज बॉक्स है वो भी शो नहीं करेगा। अब इफ वाली कंडीशन मेरी गलत होगी, मेरे सामने मैसेज भी नहीं आया, तो मेरे सामने क्या चीज चलेगी, मेरा एल्स वाला पार्ट चलेगा। और एल्स वाले पार्ट में वो शो कर रहे हैं मैसेज बॉक्स में कि ये वाला जो स्टूडेंट है फेल है। तो इफ एल्स में क्या बात होती है कि अगर इफ वाली कंडीशन आपकी गलत हो जाती है, तो आपका एल्स वाला पोर्शन चल जाता है। आपका जो एल्स में लिखा होता है मैसेज डॉट शो, और उस मैसेज बॉक्स में आपने जो भी मैसेज लिखा होता है वो आपके सामने शो आउट कर देता है और कह देगा जी ये वाला जो स्टूडेंट है वो क्या है, आपका फेल है। एक सिंपल इफ है, एक इफ एल्स है, दोनों में फर्क है। ये ना करना कि आप इसको इकट्ठा कर दो। एक इफ देन एल्स है, एक इफ देन एल्स है और अकेला इफ देन है। आपके देन पे उस वक्त काम होगा जब इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी। अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो आपके एल्स वाले पोर्शन के ऊपर आपका काम हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखो अपनी बुक के ऊपर, पेज नंबर 123 123 पेज के ऊपर प्रोग्राम का नंबर है 5.4। आपका ये जो मैं अभी आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, अभी आपके सामने जो मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ, ये आपका प्रोग्राम नंबर 5.4 का है। तो आप मुझे ये बताओ कि इफ देन और इफ देन एल्स में कोई ऐसी बात जो कि अभी तक आपकी क्लैरिफाई नहीं हुई, जो कि अभी तक आपकी क्लियर नहीं हुई, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। जी बेटे। और बाकी बच्चों से भी मेरा मैसेज दें कि बाकी ठीक हो गया, ओके सर। बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लें क्लास को। कोई इशू होगा पेपर से पहले हम सारे का सारा डिस्कस कर लेंगे, जैसे आज किया। आज कोई नहीं आया, वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन आप मेरा मैसेज दीजिएगा कि सर कह रहे हैं कि क्लास में है, अगर कोई इशू है पेपर से रिलेटेड, कोई इशू है आप मुझसे डिस्कशन करें। लेकिन जब कल आपका पेपर भी है, तो पेपर के बाद मैंने कोई आपसे एक्सक्यूज नहीं सुनने। पेपर के बाद आपका वो पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, पेपर आपका मैं ले लूंगा, उसमें चेंजेस की कोई गुंजाइश नहीं होगी। जो भी डिस्कशन है, ये रखने का मकसद ही सिर्फ इतना था कि एक दिन पहले आप हमसे डिस्कस कर लो, कोई इश्यू है तो आप मुझसे पूछ लो, अगर नहीं है तो सुबह मुझसे पूछ लो। तैयारी के वक्त अब आप तैयारी करोगे तो कल आपने इसको पेपर को देना है, तो मुझसे पहले आप डिस्कस कर लो, मुझसे आप पूछ सकते हो। तो ये मेरा पर्सनली मैसेज उनको दे देना। एज अ क्लियर। तो जो सिंटेक्स एरर है, कहता है जी ये सिंटेक्स का मतलब होता है रूल्स। किसी भी लैंग्वेज के रूल्स को आप सिंटेक्स कहते हो। अगर इसको लफ्जी मैंने देखा जाए तो हम कहते हैं असूल। अब अगर मैं उर्दू की मिसाल दूं, तो अभी भी मैंने ये बात की थी कि जब भी एक लाइन खत्म हो जाए तो आप उर्दू की लैंग्वेज में वहां पर फुल स्टॉप लगाते हो। ठीक है, तो अगर आप नहीं लगाओगे तो ये रूल्स के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो। अगर यही चीज मैं सी लैंग्वेज में अप्लाई करूं, तो यहाँ पे जरा गौर से देखें, प्रिंट एफ परसेंटेज डी या मॉड्यूल डी, उसके बाद देखिए ये जो स्टेटमेंट आपने कंप्लीट लिखी है पूरी, उसके लास्ट पर किसी भी जगह पर सेमीकोलन नहीं है। और वो आगे बता भी रहा है सेमीकोलन मिस्ड, मतलब है कि यहाँ पर आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, यहाँ पर आपने सेमीकोलन जानबूझ के मिस की है।
जब आपने सेमीकोलन मिस किया है तो जब आप नीचे देखोगे तो उसके एरर में वो डिफाइन भी कर रहे हैं कि जो सेमीकोलन है वहां आपने सेमीकोलन नहीं लगाया। कौन से स्टेटमेंट पे नहीं लगाया? प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट में आपने सेमीकोलन नहीं लगाया। तो अब ये चीज जो लिख रहा है, ये जो उसने स्लैश लगाई है, इसका क्या मतलब है? दिस इज द कमेंट। ये कमेंट्स होते हैं सी लैंग्वेज में, ये कमेंट्स को शो करता है। आप ये कमेंट्स का यूज करते हो विद इन दिस सिंबल। तो अगर आप प्रोग्राम को रन भी करवाते हो, प्रोग्राम पर आप डिफरेंट टाइप्स की एग्जीक्यूशन भी करवाते हो, तो नो डाउट आपका प्रोग्राम रन होगा, आपका प्रोग्राम आपको आउटपुट देगा, आपका प्रोग्राम हर तरीके से चलेगा। उसमें होगा क्या? ये कमेंट लगाने का मकसद ये होता है कि हम ये चीज को डिफाइन कर दें कि इस लाइन का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जी, आप स्लैश लिखा हुआ है सेमीकोलन, आप यहाँ पे लिखो सेमीकोलन मिस एंड दिस इज द लाइन ऑफ आउटपुट। क्या आप ये बता दो कि ये जो लाइन है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं आउटपुट को शो करवा रहा हूँ। तो कमेंट किसी भी लैंग्वेज में, आइदर वो सी लैंग्वेज है, आइदर वो जावा है, आइदर वो पास्कल है, आइदर वो GW बेसिक है, कोई भी लैंग्वेज है, वहां पर हर लैंग्वेज में कमेंट आपके नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती है। यानी कि वो स्टेटमेंट होती हैं जिसपे कोई भी आपकी एग्जीक्यूशन वगैरह, जिसपे कोई भी आपका अमल सर अंजाम नहीं दिया जाता, वो आपके पास नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं। तो यहाँ पर डबल स्लैश लगाकर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कमेंट लिख दिया है कि यहाँ पर आकर जी आपका जो सेमीकोलन है वो मिस है। तो वो एरर्स जो कि हम किसी भी लैंग्वेज के रूल्स के अगेंस्ट काम करते हैं, इस तरह के एरर्स को हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स एरर कहते हैं। जहाँ पे कहते हैं जी आप पैरामीटर लगाना भूल जाओ, ये पैरेंथेसिस क्लोज ना करो, ये जो लास्ट वाला पैरेंथेसिस है इसको क्लोज ना करो, या स्टार्टिंग वाले पैरेंथेसिस को आप ना लिखो, तो फिर भी आपके पास किस टाइप का एरर ही जनरेट होगा? आपके पास एक सिंटैक्स एरर जनरेट हो जाएगा। सेकेंड वन बात आ जाती है आपके पास रन टाइम एरर लिखा हुआ है। बहुत सिंपल सी इसकी भी बात ये है कि आप मैथ्स पढ़ते हो, तो मैथ्स में आपने ये चीज देखी होगी कि 10 डिवाइडेड बाय 0, 10 डिवाइडेड बाय 0, ये चीज आपके मैथ्स में नहीं इंक्लूड होती। ये चीज आपको इन्फिनिटी शो कर देगी कि यानी कि ये चीज मैथ में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो रन टाइम एरर किसी लैंग्वेज में भी इसी चीज को कहते हैं। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा देखो, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रन टाइम एरर इज डिवीजन बाय 0। यानी कि आप डिवाइड कर रहे हो 0 के साथ, जैसे आपने किया n डिवाइडेड बाय 0। तो अभी मैंने ये बात की है कि n में वैल्यू कितनी है? 9, ठीक है। और 9 डिवाइडेड बाय 0 जब आप करोगे तो इसका तो मैथ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इन्फिनिटी तो मैथ में आती ही नहीं है, इन्फिनिटी तो मैथ्स में हो ही नहीं सकती। तो जब हम ये चीज कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास एक एरर जनरेट हो जाएगा, और वो एरर किस टाइप का होगा? आपका रन टाइम एरर होगा। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ एरर। एंड द थर्ड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर इज द लॉजिकल एरर। ऐसा एरर जो कि किसी लैंग्वेज में खुद से जनरेट नहीं होगा। अब सिंटैक्स एरर देखो, हमने सिंटैक्स एरर करते हैं, तो सिंटैक्स एरर में क्या चीज होती है? हम किसी भी जगह पर सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं। अब आपकी लैंग्वेज क्या करती है? उस एरर को डिटेक्ट कर लेती है, उसको पता चल जाता है कि इस वाली लाइन में आपका एरर आ गया है, इस वाली लाइन में आपका एरर नहीं आया। तो यहाँ पर जितनी बातें मैं कर रहा हूँ, एरर आ गया है, यानी कि जो आपकी लैंग्वेज का कंपाइलर है वो आपके सिंटेक्स एरर को भी डिटेक्ट कर सकता है और आपके रन टाइम एरर को भी डिटेक्ट कर कर आपको बता देगा कि जी आपके प्रोग्राम में मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं। लेकिन लॉजिकल एरर एक ऐसा एरर है जो कि आपके किसी भी लैंग्वेज का, मैं जस्ट सी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, किसी भी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो उसको फाइंड आउट नहीं कर सकता, ढूंढ ही नहीं सकता। इसकी ऐसी क्या मतलब के क्वेश्चन है, ऐसा क्या इसमें ऐसी बात है जो कि आपकी जो लैंग्वेज है इसको डिटेक्ट नहीं कर सकती? तो इसकी सिंपल सी बात ये है कि जितनी भी लॉजिक्स क्रिएट करते हैं, एक ह्यूमन क्रिएट करता है, एक यूजर क्रिएट करता है। मिसाल के तौर पर ये तो एक बहुत थोड़ी सी कम्प्लेक्स दी हुई है,
एग्जाम्पल, हम इसी को एक छोटी सी सिंपल सी एग्जाम्पल में डिफाइन कर लेते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स ये थी कि दो नंबर्स लें और उन दो नंबर्स का जो सम है वो हमें शो होना चाहिए। आपकी ये रिक्वायरमेंट्स थी कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें दो नंबर्स लें और उन दो नंबर्स का जो सम है वो हमें शो कर दे। ये एक छोटी सी आपकी रिक्वायरमेंट्स थी, लेकिन जब आप प्रोग्राम लिख रहे थे तो आपसे बाय मिस्टेकली प्लस की जगह पर आपसे एंटर हो गया माइनस का साइन। तो होगा क्या, हुआ ये, क्या वो जहां पर हमने a प्लस बी करना था अब वो काम a माइनस बी का करने शुरू कर दिया। आपने प्रोग्राम को रन किया, आप दो नंबरों को ऐड करवा रहे हो, दो नंबर दे रहे हो इनपुट के तौर पर। जब आप उसकी आउटपुट देख रहे हो आप कह रहे हो इनको तो प्लस होना चाहिए लेकिन ये चीज माइनस हो रही है। तो आप वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्या, मतलब कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये एरर आपका लॉजिकल एरर है। अब किसी भी लैंग्वेज को ये पता है कि एडिशन क्या होती है, किसी भी लैंग्वेज को ये भी पता होता है कि सब्ट्रैक्शन क्या होती है। तो अब आपने तो प्लस लिखना था लेकिन आपने गलती से माइनस कर दिया, तो आपकी लैंग्वेज इस तरह की मिस्टेक को डिटेक्ट नहीं कर सकती। तो वो एरर जो कि ह्यूमन की पुअर लॉजिक की वजह से क्रिएट होते हैं, दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। अच्छा, ये तो जो आपके 8 चैप्टर्स की कुछ एक दो बात थे, और इसी 8 चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर वाला। तो उस पे तो नहीं मैं अब इतना खपूंगा, उस पर हम मूव कर जाते हैं चैप्टर नंबर 11 पर। वो ज़रा आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। 11 चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है, 12 वाला आपका मोस्टली इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर हम कहते किसको हैं? सिंपल सी ये बात है, अब जितनी बातें हमने पीछे की हैं प्रोग्राम से रिलेटेड की हैं, वहां पर हम क्या कह रहे हैं कि वॉइड मेन के अंदर हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर देते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो जो इंस्ट्रक्शंस का बहाव है, वो जो प्रोग्राम का बहाव है, उसको कंट्रोल करना, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब मैंने अभी यहाँ पे एक बात की कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो प्रोग्राम का जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, उसको हम क्या कहते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब यहाँ पर गैस पेपर, यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि गैस पेपर से अगर आप रिलेटेड बात करोगे तो सबसे पहला तो मैं आपको यही कहूंगा कि जो आपकी बुक है ना, वो 100 में से 110% आपका गैस है। कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, तो वहां पे ये बात कर रहा था कि प्रोग्राम में आपके वॉइड मेन में जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होती है कि उसको कैसे कंट्रोल करना है, किस तरीके से उसको मैनेज करना है, कौन सी स्टेटमेंट पहले आएगी, कौन सी स्टेटमेंट में बाद में काम होना है, इसके फ्लो को कंट्रोल करना, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। नंबर 1 सीक्वेंशियल या सीक्वेंस, सेकंड वन सिलेक्शन, एंड थर्ड वन इज द आइट्रेशंस, मतलब लूप्स, मतलब रेपिटिशन। एक ही चीज के 3 नाम है, लूप, आइट्रेशन, यहाँ पे रेपिटिशन। सीक्वेंस एंड अदर नेम ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड sequential flow. Second, number 2, selection, and other name of selection is called conditional flow. Third one is the iteration, repetition, and third one is the loop. एक ही चीज के आपको मल्टीपल नेम हो सकते हैं, तो इस चीज से घबराना नहीं है। तो 3 टाइप्स हैं जी आपकी यहाँ पर कंट्रोल स्ट्रक्चर की। लेकिन जो आपकी बुक है ना, अगर आप 11 चैप्टर देख भी लो तो वहां पे चौथे नंबर पे आपको फंक्शन कॉल भी मिलेगा, तो उससे घबराना नहीं है। वो भी आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि फंक्शन कॉल होता क्या है। नंबर 1 पे बात आ जाती है सीक्वेंस की, तो वो सिंपल सी लॉजिक है कि वो वाली स्टेटमेंट्स जिसमें आपकी कोई भी एग्जीक्यूशन 1 बाय 1 होती है, सीक्वेंस नंबर 1, मॉड्यूल नंबर ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, ये एक सीक्वेंस से काम हो रहा है। यानी कि इसके बाद जो एग्जीक्यूशन होगी वो आपके मॉड्यूल डी पे होगी, उसके बाद मॉड्यूल ई पर होगी, मॉड्यूल एफ पे होगी,
वन बाय सीक्वेंस आपका ये काम चलता रहता है। तो ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर जिसमें कोई भी एग्जीक्यूशन आपकी इन सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में होती है, इस तरह के आपके जो सीक्वेंस होते हैं, इस तरह का जो आपका स्ट्रक्चर होता है, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। के जी एरर्स होते क्या है? एरर्स आप मिस्टेक्स को कहते हो। हाँ, ठीक हो गया। एरर्स आप कहते हो मिस्टेक्स को, गलती वगैरह को कहते हो। अब सी लैंग्वेज में वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि आपके आ जाती हैं प्रोग्राम में, ठीक है। तो अगर उसकी सिंपल सी बात ये बताई जाए कि आप एक स्टेटमेंट लिखते हो, अब सी लैंग्वेज का सिंटेक्स ये कहता है कि जब भी आपने एक स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेनी है, उसके लास्ट पर आपने सेमीकोलन लगाना है, उसके लास्ट पर आपने सेमीकोलन लगाना है। लेकिन हम सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं समटाइम, जैसे लिखा हुआ है इंट x इज इक्वल्स टू 10। आप जिस तरह सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हो, आप जब प्रोग्राम करते होगे तो अभी अभी आपको कई मिस्टेक्स आपके सामने आ रही होंगी, काफी हद तक आपको मिस्टेक्स आ रही होंगी कि कहीं जगह पर आप सेमीकोलन लगाना भूल जाते होगे, कहीं जगह पर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना भूल जाते होगे, किसी जगह पर आप डबल कोट लगाना भूल जाते होगे, किसी जगह पर आप प्रिंट का पी कैपिटल कर देते होगे, किसी जगह पर आप वॉइड का वी कैपिटल कर देते होगे, किसी जगह पर आप इंक्लूड का जो आई है वो कैपिटल कर देते होगे, तो आप ही आपके मिस्टेक्स आएंगी। लेकिन फर्दर जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, वन बाय वन जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, ये आपके मिस्टेक्स रिमूव होती जाएंगी। तो अब यहाँ पर ना देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एरर जो आपके बुक में डिफाइन किए हुए हैं, वो तीन तरह के, लेकिन होते यहाँ पर पांच ही तरह के भी बता रहा है, जिसमें से टेक्स्ट है, रन टाइम है, लिंकर है, लॉजिकल है और सिमेंटिक है। लेकिन जो आपकी बुक में है वो एक सिंटैक्स एरर, सेकंड वन लॉजिकल एरर, थर्ड वन इज द रन टाइम एरर, ये आपकी बुक में डिफाइन है। और ये यही 8वें चैप्टर के लास्ट पर स्ट्रक्चर जो जहाँ पे आता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, ये होता है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। उससे पहले ये क्वेश्चन है व्हाट इज एरर या व्हाट इज बग एंड डीबगिंग एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप ऑफ एरर। तो टाइप्स ऑफ एरर में बात कर रहा हूँ कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एरर्स, सिंटैक्स एरर, second one logical error, third one is the runtime error.